लोकमत पॉडकास्ट नेशन में आपका स्वागत है। राजस्थान के विशेष पॉडकास्ट नेशन में आज हमारे साथ हैं युवा नेता और मेरे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी से साथ रहे और हम दोनों ने साथ में पढ़ाई भी की, वहीं से राजनीति की शुरुआत भी करी। विक्रम जी जो छात्र नेता रहे हैं और राजस्थान में कहीं ना कहीं एबीवीपी में एक्टिव रहे हैं, एक्टिव नेता के तौर पर इन्होंने काम किया है, लंबा कार्यकाल रहा है एबीवीपी में और राजस्थान यूनिवर्सिटी से हम दोनों ने लंबा सफ़र तय किया। ये आज कहीं ना कहीं बीजेपी में युवा नेता के तौर पर कार्य कर रहे हैं और मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन आज हम दोनों का मिलना दोबारा हुआ और आज हम एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, लोकमत पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम विक्रम जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार हेमंत जी। विक्रम जी, अपन साथ में रहे, काफ़ी समय हमने साथ बिताया, आज अपन साथ में बैठे हैं, तमाम मुद्दे हैं, तमाम जो विचार हैं आपस में साझा करेंगे। सबसे बड़ा जो मैं आपसे सवाल जो मेरा है, सबसे पहला सवाल ये है कि छात्र राजनीति आपने शुरू की, प्रदेश सह मंत्री रहे एबीवीपी में, आप लगातार आपने उसमें कार्य किया। छात्र राजनीति का सफ़र और यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? हेमंत जी, सफ़र की जहाँ तक बात है, मैं 2009 के अंदर विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज कॉमर्स कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और शुरू से ही सेवा का भाव मन में था, क्योंकि पारिवारिक रूप से मैं एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूं, तो वो सेवा का भाव मेरे मन में शुरू से ही था। मैं भी कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया और तमाम उन साथियों की हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी होती थी। वो 9-10 का वो कार्यकाल, छात्र संघ चुनाव भी उस समय स्टार्ट हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं ये मन था कि छात्र संघ के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँगा। दूर दराज से जो मेरे किसान परिवार के जो बेटे विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए काम कर पाऊँगा। उसी के तहत मैंने 9-10 में ही विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था और मैं उस विचार परिवार से लंबे समय से, मेरे पिताजी भी जुड़े हुए थे, तो विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करी। उसके बाद में लगातार मैं विभिन्न दायित्वों पे कॉलेज में भी रहा, मैं इकाई का अध्यक्ष भी रहा कॉमर्स कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का। उसके बाद में विश्वविद्यालय में मैं छात्र संघ की तैयारी भी मैंने 2014 में करी, पर किन्हीं कारणों से मुझे छात्र संघ चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी मैं संगठन का एक सच्चा सिपाही होने के नाते मैं धीरे धीरे विश्वविद्यालय में काम करता रहा, विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा और उसके साथ साथ विभिन्न दायित्वों का निर्वहन जो संगठन ने मुझ पर विश्वास किया, उस विश्वास पे मैंने खरा उतरने का प्रयास किया और लास्ट में 2017-18 में मैं विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का सह मंत्री रहा। और उस नाते ये मैं कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान में मुझे घूमने का मौका मिला, स्पेशली जयपुर प्रांत में सभी जिलों में मैं गया संगठन की बैठ के लिए, और संगठन को किस प्रकार से मैं मजबूत कर सकता हूँ वो सब कुछ मैंने करने का प्रयास किया। हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखे, आपने कई आंदोलन किए, कहीं न कहीं एक बड़े स्तर पर आंदोलन हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में। छात्रों के, युवाओं की जो आवाज़ आपने उठाई वो काफ़ी हद तक, उस पर कई मांगे थी जिनको आपने काफ़ी बड़े आंदोलन किए। मैं देखता रहा हूँ आपको काफ़ी समय से, छात्र राजनीति से आप काफ़ी एक्टिव दिखे और बड़े बड़े आंदोलन किए। मैं वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखा मैंने। अब जब छात्र राजनीति कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रही है, देखा जा रहा है कि पहले जो राजनीति थी, छात्र राजनीति, वो आज कहीं ना कहीं बदलती हुई दिख रही है। आप आज की जो छात्र राजनीति है उसको किस स्वरूप में देखते हैं? हेमंत जी, एक बड़ा फर्क वर्तमान छात्र राजनीति और उस समय की छात्र राजनीति, जो मैं मानता हूँ कि 15-16 तक की जो विश्वविद्यालय की या कॉलेजों की जो छात्र राजनीति थी, उसमें एक बड़ा फ़र्क हमको देखने को मिला। सबसे बड़ा फ़र्क था कि उस समय ये सोशल मीडिया नहीं था। आप ये मान के चलिए कि जब एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट होती थी हेमंत जी, हम लोग सुबह 9 बजे कॉलेज और विश्वविद्यालय में चले जाते थे। हमारे साथी जो थे वो सुबह से शाम तक 1-to-1 स्टूडेंटों से मिलते थे, उनके नाम नंबर लिखते थे, उनकी समस्या सॉल्व करने के लिए शाम को 7-7, 8-8 बजे तक, और फिर उसके बाद में घर आना, उन नंबरों की लिस्टिंग करना, ये सब चीज़ें हमने उस समय में की है। विद्यार्थी परिषद में रहा, विद्यार्थी परिषद के समय में भी हम लोगों ने कैनोपी के माध्यम से हम सुबह 9-10 बजे पहुंच जाते थे और वही एडमिशन जब तक चलते थे 4 बजे तक, 5 बजे तक हम लोग कैनोपी में बैठकर दूर दराज का जो छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय या कॉमर्स कॉलेज में आ रहा है उनकी किस प्रकार से हम लोग हेल्प कर पाएँ, हमारे मन में सिर्फ ये भाव रहता था। वर्तमान समय में देखिए, सोशल मीडिया अच्छी भी है
और उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों चीज़ें, दोनों तरफ से। लेकिन वर्तमान समय में मैं ये कह सकता हूँ ये रियल की राजनीति कम और रील की राजनीति ज़्यादा हो गई है। और इसी का परिणाम है कि जो छात्र राजनीति का जो एक दबदबा पूरे राजस्थान की राजनीति में होता था, वो कहीं ना कहीं गौण होता नजर आ रहा है, क्योंकि लोग केवल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहते हैं। धरातल पे छात्रों छात्राओं की जो समस्या है उनसे कोसों दूर हो चुके हैं। एक ये बड़ा फर्क उस समय की राजनीति में और अब में देखने को मिल रहा है। मैंने देखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में काफ़ी बड़े आंदोलन हुए, पुलिस की लाठीचार्ज, लोग जो छात्र थे वो डटे रहते थे। लेकिन आज मैंने देखा जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं छात्र, कुछ लाठीचार्ज होता है, कहीं ना कहीं वो भाग खड़े होते हैं। लेकिन उस समय की जो नेता थे, उस समय की जो राजनीति थी, वो ऐसी थी कि अपनी मांगों को लेकर वो प्रशासन से या फिर सरकार से दो हाथ करने के लिए भी तैयार रहते थे। लेकिन आज जो नेता निकल के सामने आ रहे हैं, जो छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, लगातार छात्र संघ चुनाव की लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि आज के जो नेता है, छात्र नेता है, वो पहले के मुकाबले जो जिन्होंने राजनीति की राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उनके मुकाबले कहीं डट खड़े होते हैं? दिखता है आपको कहीं? एक हेमंत जी, आपने भी उस समय देखा है पहले के जो छात्र नेता हैं और अब के छात्र नेता में जो बेसिक डिफरेंस जो मुझे लगता है वो ये आया कि पहले हम लोगों की प्राथमिकता रहती थी कि हम लोग किस प्रकार से छात्रों की और छात्रों की समस्याओं का सोल्व करवा सके जी। उसके लिए प्रशासन से हमें लड़ना भी होता था, हमारी नोकझोंक भी होती थी, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा नजर आती थी। आपने देखा हो कि ये 5-4 सालों में जब से ये सोशल मीडिया का युग आया है, वो कहीं ना कहीं जो एक गैप छात्र और शिक्षक के बीच में होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक हमारा गुरु है। हम माँ बाप के बाद में अगर तीसरा किसी को गुरु मानते तो वो हमारे जो शिक्षक हैं आज तो ऐसा देखने को मिलता है। अभी पिछले दिनों राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने हाथापाई तक कर दी। मतलब छात्र राजनीति का स्तर इतना आपने गिरा दिया। भैया हमने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो लोगों ने जितने 2-4 सालों में नहीं करोगी, हम लोग 6 महीने में उतने लोगों की हेल्प कर देते थे। लेकिन हमारे बीच में एक मर्यादा का रिश्ता भी होता था। वो शिक्षक हैं, हमें अगर छात्रों की मांग मनवानी होती थी तो हमारे लिए प्रदर्शन के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन उसमें भी उनके प्रति सम्मान झलकता था। और आज वही मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, उस समय के जो शिक्षक हमारे गुरुजी थे, उनसे हमारी तकरार भी होती थी, पुलिस से भी तकरार होती थी। पुलिस से भी तकरार होने का एक लिमिट थी जी। उस लिमिट को कभी हम लोगों ने क्रॉस नहीं किया, क्योंकि हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करें, हम छात्र नेता जरूर रहे, लेकिन वो भी हमारे समाज की भी हो सकते हैं, वो हमारे से वरिष्ठ भी थे, सब चीज़ें थी, उन चीज़ों का हमने ध्यान रखा। लेकिन वर्तमान समय के जो छात्र नेता है वो इस रील के चक्रों में अपनी मान मर्यादा सबको भूल चुके हैं। वो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति का सबसे गिरता हुआ स्तर में देख रहा हूँ। मैंने देखा है अभी हाल ही में कुछ वीडियो में राजस्थान यूनिवर्सिटी से देखने को मिले हैं। आप परीक्षा हॉल में घुस रहे हैं, वहाँ से आपको प्रशासन निकाल के लेके जा रहा है। आप लगातार प्रशासन से इस तरीके का बर्ताव करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी उसी तरीके से आपको जवाब देगा। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं लोग, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है, और एक दबाव की राजनीति बनाना चाह रहे हैं कि प्रशासन से दबाव के बहाने अपने काम निकाल लिए जाए, या फिर ऐसी राजनीति क्रिएट की जाए यूनिवर्सिटी परिसर में कि एक तबका वो खड़ा हो गया, ये दिखाना चाह रहा है कि छात्र हितों की आवाज़ वही तबका उठा सकता है। देखिए, जिस प्रकरण की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो प्रकरण हुआ जी, विश्वविद्यालय का लास्ट चुनाव वो था जिसमें विद्यार्थी परिषद से भाई नरेंद्र यादव जी हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे, और कांग्रेस से NSUI से ऋतु बराला थी। निर्दलीय कुछ लोग मठाधीश जो उस समय के थे, विश्वविद्यालय के अपने आप को मानते थे, उन लोगों ने निर्मल चौधरी को चुनाव लड़ाया। जिस समय की वो घटना थी, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, क्योंकि हमारे भी उस समय हम लोग कैंपस में जा रहे थे। मैं भी पूर्व विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता के नाते कैंपस के बाहर रहकर विद्यार्थी परिषद के लिए वोट मांग रहा था। एकाएक हम लोग जब विश्वविद्यालय के अंदर गए, उसके बाद में एकाएक 200-300 लोगों का हुजूम आता है, पुलिस से टकराव करते हैं जानबूझकर पूरा प्री प्लान्ड। मैं ये कह सकता हूँ कि वो पूरा जो एपिसोड था वो प्री प्लान था। उन कथाकथित जो भाई साहब हुआ करते थे निर्मल चौधरी के, उन लोगों द्वारा प्री प्लान था। उस प्री प्लान के तहत उन लोगों ने वहाँ पुलिस के साथ बदतमीजी करी, पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया। वहाँ पर कुछ छात्राएं भी उनके साथ थी जिन्होंने पुलिस के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। छात्राएं होंगी, मैं उनके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता, लेकिन निर्मल चौधरी और उसके साथियों ने पुलिस के साथ जो बर्बरता करी, उस समय का वो केस था। उस समय उनको थाने भी ले जाया गया, उनके ऊपर केस भी हुआ, और रात उनको प्रेशर में
उसको जमानत भी मिली, चुनाव हुआ, जो छात्र थे विश्वविद्यालय के समय की, उन्होंने निर्मल चौधरी को चुना और उसके बाद में उनका जो रवैया स्टूडेंट्स के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो रहा वो पूरा राजस्थान जानता है। लेकिन आज मैं उन हकीकतों से कोसों दूर, ये जो आजकल का यूथ है जो रील्स को पसंद करता है, उन सच्चाइयों से कोसों दूर है। उसी के तहत एक विश्नोई का हत्या का कोई प्रकरण था, एसएमएस के बाद ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें अभिमन्यु पुनिया जी भी थे, अनिल चोपड़ा जी भी थे और निर्मल चौधरी जी भी थे। एक बड़ा डिफरेंस में आपको वहीं पे उसी घटनास्थल का मैं बताता हूँ। वो जो टकराव पुलिस के अधिकारियों के साथ हुआ, निर्मल चौधरी का भी टकराव हुआ, वहीं अनिल चोपड़ा और अभिमन्यु पुनिया भी थे जो हमारे समय के विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे। लेकिन आपने देखा होगा उनका बात करने का स्तर, बात करने का तरीका और निर्मल के बात करने के तरीके में बहुत अंतर था, क्योंकि वहां पर रील्स वाली नेतागिरी का अच्छा उदाहरण मैं नहीं जानता, मैं उसे अच्छा नहीं समझ सकता। वहां पर जो जिस प्रकार से निर्मल चौधरी राजनीति करते हैं, जाट समाज के ऊपर वो राजनीति करते हैं, तो मैं उनसे इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ, जिस आदित्य पूनिया एडिशनल एसपी से आप लोग वहाँ पर जद्दोजहद कर रहे थे, किस प्रकार की निम्न स्तर की भाषा का आपने उनके साथ प्रयोग किया, वो क्या ठीक था? नहीं था। जिस प्रकार की भाषा आपने आदित्य पूनिया, आसाराम जी चौधरी, वो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रदर्शन में टकराव होना वाजिब है, लेकिन उसका भी एक मैं ये समझता हूँ कि दायरा होना चाहिए। निर्मल चौधरी मेरे छोटे भाई हैं, विश्वविद्यालय की राजनीति से भी निकले हैं, अभी उन्हें बहुत लंबी राजनीति करनी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये सलाह उनको जरूर देना चाहूँगा कि संयम रखने की आवश्यकता है। आप समाज के नाम पर जाट करते हो, तो वो क्या आसाराम चौधरी और आदित्य पूनिया की जाटने की कोख से पैदा नहीं हुए थे क्या? वो मान सम्मान और उनको मिलना चाहिए ना। मैं ये कहता हूँ जाट ही नहीं, किसी भी अधिकारी, किसी भी कौम का अधिकारी हो, वो अगर आपसे बड़ा है तो आपको सम्मान देने की आवश्यकता है। अगर टकराव की स्थिति है तो उसका भी एक लेवल होता है, एक सीमित दायरा होता है, उस दायरे में रहकर आप करिए ना, प्रदर्शन करिए। प्रदर्शन हमने भी करे, हमने भी छात्र हितों के लिए मुकदमे खाए, आज तक वो मुकदमे चल रहे हैं। हेमंत जी, आपको तो पता है लंबे समय तक हम लोग साथ रहे, विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने जो प्रदर्शन किए उसके मुकदमे आज भी चल रहे। हम लोग जेसी भी जाके आए, लेकिन हमने कभी ऐसा, हमारे पे पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन एक गैप जो होना चाहिए वो जरूरी है अगर आपको लंबा चलना। अभी आप फिलहाल तो बीजेपी युवा नेता के तौर पर कार्यरत हैं और लगातार सक्रिय भी दिख रहे हैं, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूं आपको। आपकी सरकार आई हो 1.5 साल से ऊपर हो गया है, कैसी चल रही है सरकार? अभी किस तरह की सरकार चल रही है? क्या उम्मीदों से बेहतर चल रही है या फिर कुछ कमी रह गई? देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल और हमारे भजन लाल जी की सरकार के 1.5 साल, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप कांग्रेस के टाइम कोरोना जैसी महामारी आई, कांग्रेस राजस्थान की जनता को बदहाल और बेहाल छोड़कर होटलों में बंद हो गई थी। वो दृश्य राजस्थान का हर प्रत्येक नागरिक भूल नहीं सकता है। आपने छात्र छात्राओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर आपने कहा। एसआई भर्ती में किस प्रकार का घोटाला हुआ, और ऐसी तमाम चीजें, लाल डायरी का जिक्र आपने देखा होगा, किस प्रकार से सत्ता पाने की होड़ कांग्रेस की नेताओं में लग रही थी। आपने मानेसर जैसा कांड भी आपने सुना होगा। तो ये 5 साल उन्होंने केवल अपनी कुर्सी बचाने को लेकर ही पूरे खत्म कर दिए। राजस्थान की जनता को बदहाल बेहाल स्थिति में छोड़कर केवल हमारा उद्देश्य, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था कि हमारी कुर्सी बची रहे। माननीय अशोक गहलोत जी का उद्देश्य था कि हमारी कुर्सी बची रहे, इसके लिए मुझे किसी भी स्तर पर जाना पड़े। वही हमारा 1.5 साल, जब भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया और केंद्र के नेतृत्व में जलाल जी को सीएम बनाया, उसके बाद में आपने देखा होगा, चाहे सबसे बड़ी जो मैं जीत मानता हूँ, करप्शन जीरो हुआ, भर्तियां सुचारू रूप से चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपने देखा हो कि पूरे भारत में राजस्थान दूसरे नंबर पे आया, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है। पिछली सरकार में किस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हुए वो हम लोग भूल नहीं सकते। थाने तहसील से लेकर सड़क तक महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। तो आज लॉ एंड ऑर्डर भी सुधरा है। हमारा मंत्रिमंडल का और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से गांव डाणी में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके। इसके लिए 24 घंटे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट के साथ साथ हम संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठन के माध्यम से भी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करें। भजन लाल जी भी युवा नेता है और उनकी टीम भी युवाओं की टीम है, आप जैसे युवा नेता उनकी टीम में शामिल हैं।
आप क्या लगातार किस तरह का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना कहीं ना कहीं उनकी युवा टीम भी काम करती है, तो आप जो लोग हैं लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी से, आप किस तरीके से सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं? हेमंत जी, भारत युवाओं का देश है और राजस्थान में भी युवाओं की जो बहुत ज़्यादा है, युवाओं के हाथ में बागडोर बहुत ज़्यादा है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी में अब जो यूथ है वो आगे चढ़कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ भी रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी बात करूँ, मैं 2019 जनवरी में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। उसके बाद में हमारे उस समय के जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय अशोक सैनी जी, उन्होंने मुझे प्रदेश कार्य समिति का दायित्व दिया। इसके अलावा कई अभियानों में मुझे प्रदेश का संयोजक, सह संयोजक, संभाग प्रभारी का दायित्व दिया। तो विपक्ष में हम लोग उस समय थे। विपक्ष में हम लोग किस प्रकार से सरकार की जो योजनाएं थी, सरकार ने जो एक प्रोपेगेंडा चला रखा था, उन सबको प्रमुखता से हम लोगों ने युवा मोर्चा के माध्यम से रखा। लंबे समय से मैं युवा मोर्चा में काम कर रहा हूँ। उसके बाद में माननीय हिमांशु जी बने, उसके बाद में अंकित जी बने। मैं लंबे समय से युवा मोर्चा के माध्यम से युवाओं से जुड़ने का प्रयास भी कर रहा हूँ और साथ ही संगठन के और भी बीजेपी के जो भी अभियान है उनमें महती भूमिका में निभा रहा हूँ। अब आप बात करें सरकार की और युवाओं की, तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए, राजस्थान का युवा माननीय भजनलाल जी के साथ जुड़कर किस प्रकार से युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ किस प्रकार से सर्वांगीण विकास राजस्थान की जनता का हो सके, उसके लिए काम कर रहा है। और निश्चित रूप से आपको मैं कह सकता हूँ, यहाँ जो एक मिथ्या बन गई है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इस बार वो निश्चित रूप से ये मिथ्या भी टूटने वाली है। और राजस्थान की जनता ये 1.5 साल के कार्यकाल को देख के बहुत खुश है। आपने देखा होगा, अभी राखी का पर्व भी चल रहा है, किस प्रकार से 4-5 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की समस्त बहनों से, चाहे वो पुलिस की बहनें हो, मीडिया कर्मी भी, इतिहास में पहली बार हुआ है हेमंत जी कि अपने आपकी मीडिया कर्मी की बहनें भी उनसे मिली हैं, उनसे गेट टुगेदर का प्रोग्राम उन्होंने रखा। और भी पुलिस की हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, वकील हो, तमाम जो फील्ड में काम करी महिलाएं, बहनें, उन सब से के साथ गेट टुगेदर करने का काम या सीधा जुड़ाव करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है, जिसके लिए मैं उनको साधुवाद भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि वो इतना धरातल पे आकर राजस्थान की जनता से जुड़ने का प्रयास करें। विक्रम जी, लगातार मैं देख रहा हूँ जब से आपकी सरकार आई है, पेपर लीक माफिया जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकाल से आप लगातार आरोप लगाते आए हैं कि लगातार पेपर लीक भी हुए, माफिया सक्रिय थे, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है। कल परसों की घटना है जिसमें गहलोत जी के पीएसओ, पूर्व सीएम थे, उनके पीएसओ गिरफ्तार हुए, उनका बेटा भी गिरफ्तार हुआ है। ये कार्रवाइयाँ तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा हैं, उन्होंने भी कई बड़े बात की है कि बड़े मगरमच्छों तक हाथ पहुँचेगा। तो ये कब, कितना इंतजार करना पड़ेगा, अब कितना इंतजार करना पड़ेगा? हेमंत जी, कांग्रेस सरकार में आप देखिएगा कि केवल पेपर माफिया ही नहीं, लैंड माफिया, बजरी माफिया और माइनिंग माफिया, जल माफिया, मतलब कौन सा ऐसा माफिया नहीं थे इन्होंने 5 साल में संरक्षण देने का काम नहीं किया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को उन्होंने तुरंत एक्शन में लिया और आज वो सब चीज़ें कंट्रोल है। बात करिए आपने एसआई भर्ती की, निश्चित रूप से हम लोग जब विपक्ष में थे, हम लोगों ने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए और ये मांग की कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हमारी मांग थी, हमारे तमाम नेताओं ने भी कहा। लेकिन आप दूसरे पक्ष को भी सुनिए, हम आते ही एसआई भर्ती रद्द कर देते तो क्या उसमें 2, 4, 5, 10, 100 ऐसे ईमानदार व्यक्ति भी नहीं है ना, जिन्होंने वास्तव में पढ़ाई करके ज्वाइन की है, उनके साथ अन्याय नहीं होता? होता। अगर मेरे 100 लोगों को, गुनहगारों को पकड़ने के बजाय एक जो ईमानदार व्यक्ति है उसको सजा मिलती है, तो वो भी तो गलत है ना। सरकार बहुत संवेदनशील है इस विषय पर, और आप देख रहे होंगे कि जब से माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी है, निश्चित रूप से पेपर माफियाओं के ऊपर एसआई भर्ती में जो लिप्त है, आप तो कल परसों की बात कर रहे हैं कि माननीय गहलोत साहब के जो प्राइवेट पीएसओ बता रहे हैं उनका वो और उनके बेटे दोनों गिरफ्त में आए। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कोई से बड़ा व्यक्ति हो, अगर एसआई भर्ती में कहीं भी लिप्तता उनकी पाई जाएगी, ये भजनलाल जी की सरकार है हेमंत जी, उन सबको निश्चित रूप से दंड मिलेगा और उन व्यक्तियों को न्याय भी मिलेगा जिन्होंने वास्तव में रात दिन एक करके पढ़ाई करके वो एसआई बने।
केंद्र की राजनीति, अपन राजस्थान से हटके केंद्र की राजनीति पे चलते हैं। लगातार देखा गया ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े बड़े अभी हाल ही में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, मोदी सरकार के नेतृत्व में अंजाम दिया, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर अभी तक भी सवाल उठा रहा है। कितने फाइटर जेट गिरे, हालांकि अभी तक सेना प्रमुख का, जो हमारे सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल है, उनका भी बयान आ चुका है। सरकार को कैसा, ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है? लगातार विपक्ष ऐसे ऐसे बड़े मुद्दे निकाल के ला रहा है, चाहे वो जो वोटिंग का फर्जीवाड़ा वो बता रहे राहुल गांधी लेके आए हैं, बिहार से ले लीजिए, बिहार से मुद्दा उठाया हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सवाल उठा ही रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार मजबूती से जवाब क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि इतना बड़ा काम कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर जैसा बहुत बड़ा कारनामा किया है और सेना को खुली छूट दी गई थी, फिर भी सरकार ऐसी क्यों कमजोर होती दिख रही है? आपको क्या लग रहा है इस पे? हेमंत जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में हमारी सरकार है वो कहीं कमजोर नहीं है। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, वो गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाली सरकार है। और आपने देखा होगा कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी। हम लोगों ने 2G, 3G, 4G, कॉमनवेल्थ घोटाले, ऐसा कौन सा कांग्रेस पार्टी का नेता या उससे समर्थित पार्टियों का नेता ऐसा नहीं था जो करप्शन में लिप्त था। आपने 2014 के बाद में कभी सुना कि बीजेपी के नेताओं के बेटे या बीजेपी के नेता कहीं करप्शन में? नहीं सुना ना। उस समय दो एक बड़ी समस्याएं थी, नक्सलवाद और आतंकवाद। नक्सलवाद और आतंकवाद पे मैं आपको स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ हेमंत जी कि नक्सलवाद और आतंकवाद को नस्ते नाबूद करने का अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने किया। आप देखिए ना, धारा 370 जिसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस की समर्थित पार्टियों के नेता ये कहते थे कि अगर धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएगी, वो धारा 370 हटी ना। आज कश्मीर के जो नौजवान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग जन है, वो खुली सांस में घूम रहे हैं ना विक्रम जी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आतंकवाद की जड़ कश्मीर में इतनी अंदर तक चली गई थी हेमंत जी, उनको नस्ते नाबूद करने में थोड़ा समय लगेगा ना। आप समझिए कि एक समय था जब लगातार बमबारी होती थी, हमारे नौजवान भाइयों को, सैनिक भाइयों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया जाता था। आज निश्चित रूप से 90% आतंकवाद पे हम लोगों ने शिकंजा कसा है। और आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी तो मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हमारी लड़ाई कभी पाकिस्तान से है ही नहीं, पाकिस्तान का स्तर भी नहीं है कि हम पाकिस्तान से लड़ाई करें। हमारा केवल और केवल लड़ाई आतंकवाद से थी। आतंकवाद के 11 से ज़्यादा ठिकानों पर हमने नस्ते नाबूद किया, बड़े बड़े आतंकवादियों के परिवार को तबाह हम लोगों ने किया। लेकिन फिर भी विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। अरे भैया, ये सेना की एक अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है, उसको अगर हम तो आप जवाब दीजिए, सामने रखेंगे। आप भी तो जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, बहुत सामने रखना बहुत अच्छी आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी होती है उनको पब्लिकली नहीं किया जा सकता सर। सेना की अपनी एक वो होती है, सेना का अपना एक दायरा होता है, हर बातें बाहर नहीं आ सकती। ट्रंप ने कह दिया इसलिए वो हंगामा कर रहे हैं। अरे भैया, मोदी जी भी तो कह रहे हैं, गृह मंत्री जी भी तो कह रहे हैं, रक्षा मंत्री जी भी तो कह रहे हैं। तो अब आपको समझिए ना, हम घर वाले की बात नहीं मान के पड़ोस वाले की बात मान रहे हैं, समझिएगा आप। हमें विपक्ष ने उस समय कहा कि हम लोग साथ हैं, और अब भारतीय सेना ने बहुत जाबाजी से उस युद्ध को लड़ा और हमने आतंकवाद को कहीं ना कहीं नस्ते नाबूद करने का पूरा काम हम लोगों ने कर दिया। और ये पूरे विश्व में ये साबित भी कर दिया कि आतंकवाद का कोई पनाह अगर कोई देता है तो वो पाकिस्तान है। आज चारों तरफ से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन विपक्ष को यहाँ बड़ा मन दिखाना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए। विपक्ष अगर राजनीति नहीं करेगा तो पक्ष को गलतियों का एहसास नहीं होगा। मैं आपको विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए, पर देश की सुरक्षा के विषय में उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। तो आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई अन्य कांग्रेस के नेता हो, या पूरा विपक्ष के तौर पे ही हो, वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रंप ने और मोदी जी ने दोस्ती दिखाई, वो दोस्ती अब कहीं ना कहीं अब निकल के सामने आ रही है। और लगातार ट्रंप है जो दोस्ती निभा रहे हैं और 50% टैरिफ लगाए जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी अभी तक भी कोई ऐसा करारा जवाब ट्रंप को नहीं दे पा रहे हैं। और जबकि ट्रंप भी लगातार ये दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया। इस पे अभी तक क्यों नहीं जो बयान आया मोदी जी का? हेमंत जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का आपसी विषय है, लेकिन मैं इतना विश्वास भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूँ कि ट्रंप की स्थिति वैश्विक स्तर पे आज क्या हो गई है आप खुद समझ सकते हैं। और मोदी जी का जो ग्राफ है वो क्या है,
दोनों की तुलना नहीं हो सकती। एक समय ठीक है, आप भी कह सकते हैं दोस्ती सब देशों में सब लोग हम भाईचारा स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो वो एक समय का दौर था। लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आगामी दिनों में आपको देखने का मिलेगा कि मोदी जी ऐसे लोगों के ऊपर भी कड़े, अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसे कड़े इनके ऊपर इंजाम होंगे, कहीं या इनको ऐसे जवाब मिलेगा कि ये लोग याद रखेंगे, और विपक्ष को भी निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान के कुछ नेता है उनके बारे में। अब युवा नेता हैं तो युवा नेता से अपन शुरुआत कर लेते हैं। एक बार रविंद्र सिंह भाटी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ विचार हैं आपके उसके बारे में? रविंद्र सिंह भाटी भाग्य के धनी है। अच्छा, जोधपुर विश्वविद्यालय के एक सीमित समय में अध्यक्ष रहे और उसके बाद में एमएलए भी बने। बहुत जल्दी ही उन्होंने वो कस्में वो वादे जो शिव की जनता को करे थे वो सब तोड़ के लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, एक अच्छा मार्जिन, एक अच्छे वोट भी उन्होंने करे। वो किस्मत की धनी है। लेकिन मुझे जो लगता है कि एक राय मैं भाई के नाते रविंद्र भाटी जी को जो देना चाहता हूँ कि उन्हें वो संयम रखना चाहिए था। जो वादे जो उन्होंने कस्में शिव की जनता को खाई थी, उन वादों पे खरा उतरना चाहिए था। उन्होंने बहुत जल्दीबाजी कर दी, बाकी किस्मत की धनी है। और बेनीवाल जी के बारे में क्या कहना है, क्योंकि लगातार आपकी सरकार पे तमाम मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं। पहले आपकी ही कहीं ना कहीं आपके संगठन उसमें थे, एनडीए में थे, लेकिन अब तो ऐसे हनुमान बेनीवाल जी हमारे पार्टी में एक समय रहे। उनके पिताजी भी हमारी पार्टी से एमएलए रहे और समय समय पे विभिन्न मुद्दों को लेकर वो चर्चाओं में भी रहते हैं। संघर्षशील नेता है, लेकिन एक दो सुझाव हनुमान बेनीवाल जी को जरूर है। वो मेरे बड़े भाई है, विश्वविद्यालय की राजनीति से वो निकले हैं, जिस राजनीति से मैं निकला हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश की सबसे बड़ी संसद के सदस्य, आपका एक लेवल है, वहाँ पर पहुँचकर आपको अपनी भाषा को संयमित रखने की आवश्यकता है। आप जाट समाज के नाम पे राजनीति करते हो और फिर जाट समाज के नेताओं पर और जाट समाज के अधिकारियों पर किस प्रकार की, या जाट समाज की बहन बेटियों पर भी आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। बाकी उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स करने का स्टाइल है। मैं तो उनका छोटा भाई होने के नाते इतना जरूर कहूँगा कि बहन बेटियाँ समाज की होती है, उनको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। और कुछ नेता है जिनके बारे में बोलना चाहेंगे राजस्थान से, क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी लिस्ट तो लंबी है, लेकिन मैं आपसे सबके बारे में नहीं पूछ सकता। आपको क्या लगता है, दो तीन जो नेता है जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपके क्या विचार उनके बारे में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बहुत ही संजीदा, सीधे, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए किस प्रकार से मैं राजस्थान की जनता का विश्वास जी सकूं, उन पे उनको हर योजना का मैं किस प्रकार से उनको धरातल पे पहुंचा सकूं, गरीब को गणेश मानकर किस प्रकार से उनकी सेवा कर सकूं, ऐसे नेता हमें सदियों के बाद में मिलते हैं। एक नेता वसुंधरा राजे जी भी हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो भी एक बहुत बड़ी विजनरी लीडर हेमंत जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनका जो विजन था ना, वो केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया। आपको ध्यान होगा अन्नपूर्णा रसोई को लेकर था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जिनको केंद्र सरकार ने माना कि हाँ यार, वास्तव में वसुंधरा जी ने। तो ऐसी विजनरी लीडर राजस्थान की राजनीति में बहुत कम हुआ है। माननीय मदन राठौड़ जी जैसा संगठननिष्ठ व्यक्ति, पार्टी ने उनको चुनाव भी लड़ाया, 2 बार वो चुनाव लड़े भी, 2 बार उनके टिकट भी कटे। एक निश्चित समय का गुस्सा भी उनका रहा, लेकिन संगठन को सर्वोपरि मानकर उन्होंने काम किया। संगठन ने उनके बारे में सोचा, संगठन ने उन्होंने राज्यसभा में भी भेजा और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। और आज भी आप जाइए, आप सुबह 6 बजे भी जाएंगे तो वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए तैयार रहते हैं, रात को 12 बजे भी जाएंगे तो वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए तैयार रहते हैं। और साथ ही आपने देखा हो कि राजस्थान की जैसे पॉलिटिक्स है, नेता अपना फ़ोन अपने पास नहीं रखते, वो पीए या पीएसओ को देकर। मैं मेरे इस पर आंखों देखी हुई बात बता रहा हूँ। माननीय मदन राठौड़ जी अपना फ़ोन भी खुद, अननोन नंबर भी कोई होता है तो वो खुद ही उठाते हैं। तो ऐसा कार्यकर्ताओं के प्रति प्रेम भाव, चाहे मंडल स्तर के, बूथ स्तर का कार्यकर्ता होगा या प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता होगा, एक अभिभावक के रूप में उसकी चिंता करते हैं ना, ऐसे नेता बहुत राजस्थान की राजनीति में कम देखे। मैंने विक्रम जी काफ़ी समय से देख रहा हूँ, जाट और बीजेपी में कहीं ना कहीं खींचतान देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि लगातार सत्यपाल मलिक हो, चाहे अपने जगदीप धनखड़ जी हो। जगदीप धनखड़ जी ने तो हाल ही में इस्तीफा भी दिया है अपने उपराष्ट्रपति पद से। क्या समीकरण बैठ नहीं पाते जाट और बीजेपी के बीच में? ऐसा नहीं है हेमंत जी, मैं जिस परिवार से आता हूँ
मैं जयपुर जिले की शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के धानोता गांव के अंदर मुरलीपुरा पंचायत। मेरे पिताजी उस समय से इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आप समझिएगा, जब कुछ एक नेता माननीय सत्यनारायण धामानी जी, गोपीराम जी जाट जो आमेर के विधायक हुआ करते थे, और राम गोपाल जी गार्ड हुआ करते थे, ये कुछ एक नेता हुआ करते थे पार्टी के अंदर। उस समय से पार्टी को के अंदर काम कर रहे हैं और लगातार निस्वार्थ भाव से सरकारी सेवा में होते हुए मेरे पिताजी ने हमेशा पार्टी को मजबूत कैसे हो सके, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, आप यकीन करिएगा हेमंत जी, एक एक डेढ़ महीने की छुट्टियां लेकर पार्टी में प्रचार में गांव ढाणी वो लोग गए। मैं उस जाट परिवार से आता हूँ। हाँ, एक समय था कि जाटों का, क्योंकि जाटों का जो दृष्टिकोण था वो कांग्रेस के प्रति ज़्यादा था, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जाटों का आरक्षण किसने दिया। माननीय अटल बिहारी जी की सरकार में राजस्थान की जाटों को आरक्षण दिया ना। आप देखिए देवीलाल जी को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अगर किस पार्टी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। सत्यपाल मलिक, जगदीप धनखड़, जिन दो शख्सियतों की आप बात कर रहे हैं, तो उन दोनों को वो सम्मान भी तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया ना। सम्मान तो लिया। मेरी बात सुनिएगा, केवल सोशल मीडिया की बातों को आप सत्य मान रहे हैं, धरातल पे क्या हुआ? ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि सत्यपाल मलिक जी 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हों और उनको वो राज की सम्मान जो पूर्व राज्यपाल के नाते मिलना चाहिए वो मिला होगा? सोशल मीडिया के केवल सोशल मीडिया पे नहीं, केवल कांग्रेस के नेता ब्लेम कर रहे हैं, इसलिए आप सत्य मान रहे हैं। बयान सुने हैं सत्यपाल मलिक के पहले, तो उसी माध्यम से, उन्हीं की बयान के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तमाम से सवाल। सत्यपाल मलिक जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, 4 राज्यों के राज्यपाल भी रहे, लेकिन उसके बाद में उनकी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गैप आया। आपको सब कुछ पता है, उनके बयान आज भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, जो प्रोटोकॉल एक पूर्व राज्यपाल के नाते होना चाहिए, उन प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं, केवल और केवल ये प्रोपोगेंडा एक जाट समाज का बीजेपी को किस प्रकार से छिटकाया जाए, इसके लिए चल रहा है। हमारी मोदी सरकार और माननीय हरियाणा की नायब सैनी जी की सरकार कैसे भी कभी भी इस प्रकार की कोई भी अच्छी हरकत ना कभी हम लोगों ने की है। ये हमेशा कांग्रेस की मानसिकता रही है। उन्होंने तो अपने पूर्व प्रधानमंत्री का दाह संस्कार कांग्रेस के कार्यालय में किस प्रकार से उन डेड बॉडी के साथ क्या अत्याचार होता है, आप हम भूले थोड़ी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो एक बड़ी सोच लेकर चलने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसी भी व्यक्ति, जगदीप धनखड़ जी का विषय, केंद्र के नेतृत्व का विषय, उसके विषय में मैं अधिकृत भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि जगदीप धनखड़ जी को वो मान, सम्मान और स्वाभिमान भी तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है ना। हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। हम लोगों को विधानसभा चुनाव में 33 टिकटें दी, 17-18 हम लोग जीत के आए, उसमें भी 5-7 महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री राजस्थान सरकार में जाटों के हैं ना। हम लोगों को 8 टिकटें लोकसभा में दी, 2 सीटें हम लोग जीते, 6 हम हारे। 2 में से 1 केंद्र में मंत्री, राज्य मंत्री माननीय भगीरथ चौधरी जी हैं या नहीं है? अब ये जाट समाज समझ चुका है। तो अब जिस प्रकार से, मैं आपको 1 मिनट का समय जरूर लूंगा, कांग्रेस में राजस्थान के नेताओं के जिस प्रकार जाट नेताओं, बड़े जाट नेताओं की हत्या की, चाहे वो मिर्दा परिवार हो, चाहे मदेरना परिवार हो, चाहे ओड़ा परिवार हो, वो ये जाट समाज का व्यक्ति भूला नहीं है। और किस प्रकार से जगदीप धनखड़ के माध्यम से, चाहे सत्यपाल मलिक के माध्यम से, चाहे जाटों को आरक्षण देने की बात हो, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात हो, कैबिनेट में जाटों का मजबूत पैरोकार हो गए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये राजस्थान की जनता सब देख रही है। जाट समाज भी अब जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है। वो समय दौर गया जो केवल जाट समाज कांग्रेस की तरफ पिछलग्गू था, लेकिन अब वो समझदार हो गया, पढ़ा लिखा है, अपने विवेक से भारतीय जो उनके लिए काम करेगी, जो सरकार और वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर जो काम कर रही है, निश्चित रूप से जाट समाज भी उसमें शामिल है। विक्रम जी, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ मदन राठौड़ जी को पद संभाले हुए काफ़ी समय हो गया। बीजेपी में अभी तक भी कोई जो पद लेने की और सम्मान लेने की है ना, लिस्ट लंबी है। आप लोगों ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से काफ़ी लोग आए, काफ़ी भीड़ आई थी, वो भी लाइन में है, और आपके भी कार्यकर्ता है जो बीजेपी में लगातार कार्य कर रहे हैं, उनको कैसे एडजस्ट कर पाओगे? और लगातार युवा मोर्चा की बात करें तो युवा मोर्चा में भी लगातार बात चल रही है कि बदलाव होंगे, लेकिन आखिर बदलाव कब होंगे? हालांकि शुरुआत हुई है, अरुण चतुर्वेदी जी से शुरुआत हुई है, उनको सम्मान दिया गया है, लेकिन अभी लंबी लिस्ट है, उसका क्या कुछ कहना है आपके ऊपर? क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि युवा नेता से लेकर कई बुजुर्ग नेता इस लाइन में खड़े हुए हैं।
अब 1.5 साल निकल चुका है, दूसरे साल में शुरुआत जाने की तैयारी है। कब नंबर आएगा इन नेताओं का? हेमंत जी, सत्ता और संगठन जी। दोनों अलग अलग बॉडी है। सत्ता के अंदर किन लोगों को लेना है और किन को मंत्रिमंडल में लेना है, किन को बोर्ड आयोग में लेना है, ये विशेष अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो गांव ढाणी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल को मजबूत करने का प्रयास जिसने किया है, निश्चित रूप से सत्ता में भी उसको भागीदारी मिलेगी और संगठन में भी मिलेगी। संगठन में चाहे प्रदेश की टीम हो, मोर्चों की टीम हो, प्रकोष्ठों की टीम हो, ये सब घोषित करने का विशेष अधिकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास होता है। वो उचित समय पर सभी लोगों को समाहित कर सभी कार्यकर्ताओं का को साथ लेकर एक मजबूत टीम भी बनाएंगे। प्रकोष्ठों के, मोर्चों के अध्यक्ष भी जल्दी आपको घोषणा होगी। लेकिन इन सब चीज़ों को, क्योंकि आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी, संगठन में भी बदलाव हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपीजी के बाद में मदन जी बने। अब ये जब तक पूरे राजस्थान में घूमेंगे नहीं, उन कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं होगी, तब तक टीम थोड़ी बन सकती। अब वो पूरे राजस्थान में घूमे भी है, कार्यकर्ताओं से पहचान भी हुई है और जल्दी तो एक मजबूत टीम में आपको। कई वरिष्ठ नेता तो है, उनमें पहचान करने की जरूरत है, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता है वो भी लाइन में खड़े हुए हैं। हर वरिष्ठ नेता का सम्मान भी होगा, युवा कार्यकर्ता की ऊर्जा का किस प्रकार से सदुपयोग किया जा सकता है वो भी किया जाएगा, और महिलाओं का सम्मान भी होगा। सभी वर्गों का, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान इस टीम और सत्ता और संगठन दोनों में होगा। मैं एक कार्यकर्ता के नाते आपको ये जरूर विश्वास दिला सकता हूँ। मैंने देखा युवाओं की भागीदारी की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आपसे काफ़ी आगे है, 2 कदम आगे चलती है। तो बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। मैंने ऐसे मेरे साथ में यूनिवर्सिटी में साथ थे, राहुल भाकर करके है, वो भी कांग्रेस में महासचिव के पद पे अभी उनको सम्मान दिया गया है। तो युवाओं की भागीदारी इतनी क्यों कम दिख रही है बीजेपी में? युवाओं को इतना सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा? वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया वाले जो बात कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो विषय है। भारतीय जनता पार्टी में भी उसी अनुपात में युवाओं को भागीदारी दी जा रही है, चाहे सत्ता हो चाहे संगठन। सोशल मीडिया मैं आपको बताऊं, आप बात करेंगे निश्चित रूप से अभिमन्यु पुनिया, मनीष यादव, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, इन लोगों की बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गुरवीर सिंह बराड़ शाहदुलपुर से विधायक हैं, युवा मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं, युवा हैं। विक्रम बंसीवाल दौसा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। आपने देखा होगा कि गंगानगर हनुमानगढ़ से चुनाव लड़ी प्रियंका बलान, हमारे युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रही है। धौलपुर करौली से जो चुनाव लड़ी हमारे, वो भी युवा थी। हम, लेकिन अब समझिए ना कि ये लोग किस दिशा में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में युवा, महिला, बुजुर्ग सभी को समान रूप से लेकर काम करते हैं। वहाँ पर किस नेता के कौन पिछलग्गू हो रहा है और किस नेता की कब चल रही है, उस हिसाब से भागीदारी संगठन में तय हो रही है। तो यहाँ क्या रेफरेंस काम नहीं आते क्या बीजेपी में? कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वे सर्वा है। कार्यकर्ता सबसे, आपने मोदी जी के भाषणों में भी सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा पद अगर कोई होता है वो कार्यकर्ता होता है। आपने देखा होगा ना, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष माननीय अंकित चेची जी हैं, मानते हैं, हमारे आपके अपने और समय के साथी भी हैं, और भी मोर्चों में हैं अपने लोग जुड़े हुए हैं। कमल स्वामी जी है, चाहे इससे पहले वाली टीम हो, तो यूनिवर्सिटी के भी लोग आए हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी के भी लोग आए हैं। हाँ, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं भाग्य के धनी नहीं थे, तो उनको मौका नहीं मिला। मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ताओं को वो सम्मान मिल सकता है जो उसको चाहिए। तो भाग्य के धनी उनमें आप भी लग रहे हैं मेरे को, आपको भी सम्मान कहीं ना कहीं अभी तक तो अधूरा लग रहा है मेरे को। देखिए हेमंत जी, मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने एक लंबे समय से एक विचार से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी ने इस बार 2023 में चुनाव की तैयारी भी की थी और एक अच्छे स्तर पे टिकट भी मांगा था, आप तो प्रत्यक्षदर्शी है, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट ऐसे व्यक्ति को मिला जो फर्स्ट डे हम बीजेपी ज्वाइन करी थी, वो केंद्रीय नेतृत्व का मामला, प्रदेश नेतृत्व का मामला था। उन्होंने जो डिसीजन कर दिया वो हमारे लिए फाइन। सेकेंड डे उनके साथ मजबूती से अगर कोई खड़ा था तो वो मेरे फादर थे, और पूरी विधानसभा में उनको साथ लेकर घुमाने वाले मेरे फादर थे। तो हमारे लिए टिकट, पद, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इस विचार परिवार से जुड़ा हूँ
ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पद देना नहीं देना ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम है। वो अगर विश्वास जताते हैं तो निश्चित रूप से मैं हेमंत जी आपके माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि राजस्थान के अंदर गाँव डाणी में अंतिम छोर पर बैठे युवाओं को ये एहसास ज़रूर होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कर्मठशील और एक मेहनती कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। आपसे एक अंतिम सवाल है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप युवा टीम को, बीजेपी युवा टीम को, प्रदेश की जनता को, किस तरीके से सरकार की जो तमाम विकसित राजस्थान को लेकर चल रही है उसकी क्रियान्विति, उसको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हेमंत जी, संदेश की जहाँ तक बात है तो मैं राजस्थान की तमाम 8 करोड़ जो जनता है और ख़ास तौर पर मेरे जो किसान परिवार, जो किसान भाई हैं और जो नौजवान साथी हैं, उनसे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो आप आम गरीब किसान और जवान और युवा महिलाओं के बारे में सोचती है। आपने 1.5 साल में देखा भी होगा कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भजनलाल शर्मा जी हम सभी लोगों के लिए, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए किस प्रकार से रात दिन काम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए पूरे साल भर का हेमंत जी कैलेंडर भी जब जारी करा है और जो भर्तियों में जो घोटाले होते थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजकर युवाओं के साथ न्याय किया है। महिलाओं की सुरक्षा, उनके आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जा सके उसकी चिंता भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उनको किस प्रकार से संबल मिल सके उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का 1.5 साल और आने वाला 3.5 साल इस राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही गौरवशाली होगा। आप विश्वास रखिएगा, आपके बेटे, आपके भाई माननीय भजनलाल शर्मा जी के ऊपर विश्वास रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखिएगा। ये निश्चित रूप से आपके लिए हमेशा 24 घंटे सरकार रहे ना रहे आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज यहाँ पे पहुँचे, मेरे साथ बात की और तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से हमने चर्चा की वो कहीं ना कहीं एक संदेश आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, प्रदेश के युवा को, किसान, गरीब, तमाम जो लोग हैं उनको तक पहुँचेगा। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी तमाम जो राजनीति से जुड़ी हस्तियां हैं वो हमारे साथ लगातार बनी रहेगी, हम आपके लिए लाते रहेंगे इस तरीके के लोग जो अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से आपको साझा करेंगे, हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आपको साझा करेंगे और बताएंगे राजनीति और अन्य जो क्षेत्र है उससे जुड़ी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।